पूजा की नजर उतारते हुए उसकी माँ साधना कहती है। जब से तेरा रिश्ता तय हुआ है तब से तुझे बार बार नजर लगी जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आज मैं तेरी अच्छे से नजर उतार दूंगी। अरे माँ, आप ज्यादा परेशान हो रही हो। वो तो मैं कल बारिश में भीग गई थी, बस इसीलिए थोड़ा सा बुखार हो गया। अब मुझे अपनी गलती से बुखार हुआ है, आप उसमें भी नजर को दोष दोगी क्या? तू चुप कर, ये सब बातें तू नहीं जानती। मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। तुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला है, लड़का अच्छा मिल गया तो तुझसे लोग जल रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, अगर आपको मेरी नजर उतारने से संतुष्टि मिल रही है तो आप उतार लो नजर मेरी। अब उतारनी ही पड़ेगी ना नजर। और अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत बाहर घूम लिया तूने, अब तेरी शादी को बस 1 ही महीना बचा है, इसीलिए अब तू बस घर पर ही रहेगी। माँ, ये क्या बात कर रही हो? अभी तो शादी की कितनी सारी शॉपिंग नहीं हुई है मेरी, वो सब भी तो करनी है ना। और अभी पूरा 1 महीना बचा है, मैं अभी से घर में बैठकर क्या करूँगी? घर के काम सीखेगी तू, और कभी मेरी बात भी सुन लिया कर। हमेशा अपनी मर्जी चलाती रहती है। पूजा अपनी माँ की बात मान लेती है और अब बस वो घर में ही रहने लगती है। धीरे धीरे पूजा की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और घर में भी हर तरफ रौनक बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी वैभव नाम के लड़के से हो जाती है और पूजा अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद पूजा अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही होती है। ये देख पूजा की सास सरिता और ससुर मोहन काफी खुश होते हैं। हमने अपने बेटे के लिए पूजा को चुनकर बहुत अच्छा किया है। पूजा बहुत अच्छी बच्ची है, ऊपर से हमारी कितनी सेवा करती है, कितना ध्यान रखती है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। बहू तो हमें हीरा मिली है। मैं भी अपनी प्यारी बहू से बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम अपनी खुशी को ना थोड़ा काबू में रखो। मैं देख रहा हूँ जब से बहू आई है तुम्हारे खाने पे कोई काबू नहीं है। मीठा बहुत खाने लग गई हो तुम, थोड़ा कम खाया करो। मैं और मीठा? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ। वो तो बस कोई जिद कर दे खाने को तो बस थोड़ा सा खा लेती हूँ। जबरदस्ती कोई और नहीं, तुम खुद करती हो खुद के साथ। अरे मीठा इतना मत खाया करो, समझा समझा के थक चुका हूँ। थोड़ा सेहत पे ध्यान दो। और एक बात बताओ, बहू को तो देख लिया, पोता पोती नहीं देखना क्या, या उससे पहले ही निपट जाना है? ये तो आपने मेरे मन की ही बात छीन ली। मेरा बहुत मन कर रहा है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हो, मुझे दादी बोले, मैं उनको खिलाया करूं। हाँ तो इसलिए ना मीठा बिल्कुल बंद कर देना, तबीयत खराब हो जाएगी वरना। मोहन और सरिता हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पूजा मिठाई और नमकीन लेकर वहाँ आती है। मिठाई को देखकर सरिता के मुंह में पानी आ जाता है। बहू, इतनी सारी मिठाई, आज कुछ खास बात है क्या? लाला बहू, मुझे भी दे जरा। नहीं माँ जी, ये आपके लिए नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि आपको मीठा मना है और मैं आपको मीठा खाने दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मीठा नहीं खाओगी। मैं ये ससुर जी के लिए लेकर आई हूँ। बहू, ये तो बहुत गलत कर रही है। मेरे मुंह के आगे मीठा रखकर मुझे ही नहीं दे रही है और ऊपर से कह रही है दूर हो जाओ। हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुम बहुत मनमानी कर रही थी। बहू, तूने ये काम बिल्कुल सही किया है। अब से सरिता को बिल्कुल भी मीठा मत दियो। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। सब सही चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक से सरिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। सरिता को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। सरिता का शुगर लेवल बढ़ गया था और जब ये बात सरिता के परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा की माँ भी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। सब लोग सरिता के पास ही बैठे होते हैं। तभी मोहन कहता है, देखा, हो गई ना मुसीबत। मैं पहले ही कह रहा था इतना मीठा मत खाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब तबीयत खराब हो गई ना। देखो शुगर कितना बढ़ चुका है तुम्हारा। ससुर जी, आप माँ जी को कुछ मत कहिए। अब मैं माँ जी को ना अपनी तरफ से संभालूंगी। तब देखती हूँ कि माँ जी अपने शुगर पर कैसे ध्यान नहीं देती। बेटा, जो भी तूने मंगवाया था वो सब मैंने तेरे घर पर पहुंचा दिया है। अब बस तू अपनी सास की सेहत पर ध्यान दे। इतनी कमजोर भी तो लग रही है ना ये। सब लोग सरिता को लेकर घर आ जाते हैं। अगली सुबह सब लोग नाश्ता खाने के लिए बैठते हैं तो हरे हरे पराठे देखकर मोहन बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे बहू, तुझे तो पता है ना तेरी सास बीमार है, तो पालक के पराठे क्यों लाई तू? ससुर जी, ये पालक के पराठे नहीं है बल्कि नीम के पराठे हैं। माँ जी सीधी तरह तो नीम का जूस पीती नहीं है, तो इसलिए मैंने नीम के पराठे बनाए हैं और साथ में करेले का जूस भी है।
बहुत सही किया बहू तूने। अब खाओ सरिता खाना। छी, मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ। ये सब खाने से तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बहू, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे। माँ जी, कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखती ना तो मैं आपकी इस बात को जरूर सुनती, लेकिन आपने हमारी बात कहाँ मानी, इसलिए अब वही होगा जो मैं कहूँगी। बहू, एक बार तो मेरे बारे में तो सोच। मुझे नहीं पसंद नीम के पराठे, मैंने कभी खाए ही नहीं है। वाह माँ जी वाह, कभी खाए नहीं है नीम के पराठे और बोल रही हो कि पसंद नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, खा कर देखो, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। पूजा के कहने पर सरिता नीम के पराठे खाती है और उसे नीम के पराठे अच्छे भी लगते हैं। बहू, ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कभी सुना नहीं था कि नीम के पराठे भी होते हैं, और ये तो इतने ज्यादा अच्छे हैं। मान गई बहू मैं तो तुझे। कितने अच्छे स्वाद वाले पराठे बनाए हैं। अरे, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी माँ जी कि आपको अच्छे लगेंगे। मुझे मेरी बहू पे बहुत गर्व है। सच में तेरे हाथ में ना जादू है, जादू। माँ जी, अब से आपको ना रोज नीम के पराठे खाने हैं। अब तो आपको अच्छे भी लगे है ना। पूजा अब हर रोज अपनी सास को नीम के पराठे ही बनाकर खिलाती है। कुछ दिनों बाद पूजा अपने ससुर को नीम के पराठे खाने के लिए जिद करने लगती है। अरे बहू, तू अपनी सास को खिला, मुझे क्यों दे रही है? मुझे शुगर थोड़ी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू रोज रोज नीम के पराठे खिला के मेरी जुबान क्यों गंदी करती रहती है? अरे मैं नहीं खा सकता अब ये। वैसे जब ये बात माँ जी को खिलाने की आती है तब तो आप बड़ा बोलते हो। जब अब खुद का नंबर आया है तो मुंह बंद कर रहे हो। नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं चलने वाला है, आपको भी खाना पड़ेगा ये। बहू, मैंने उस दिन ऐसे ही कह दिया था कि अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। तू इसे बंद कर दे अब बनाना, क्योंकि मैं नहीं खा पाऊंगी इसे अब। देखा बहू, मैं तुझे पहले ही कह रहा था ना। अब तो आपको खाना ही पड़ेगा, और साथ में माँ जी आप भी खाओगी। मुझे नीम के पराठे बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए अब आप लोग वही खाओगे। पूजा अब सबको जबरदस्ती ही नीम के पराठे खिलाने लग जाती है और धीरे धीरे यही पूजा की आदत भी बन जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन पूजा फिर से अपने ससुर को जबरदस्ती नीम के पराठे खिला रही होती है। तभी अचानक से मोहन को बहुत उल्टियां होने लगती है। ये देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू पर गुस्सा करते हुए कहती है, बहू, हद होती है किसी चीज की। अरे, तुझे नीम के पराठे बनाना अच्छा लगता है तो मतलब तू हमें नीम के ही पराठे खिलाएगी जबरदस्ती? लेकिन माँ जी, ये सब आपकी सेहत के लिए भी तो अच्छा है ना। बहू, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक के बाद एक खिलाते गई तो देख रही है ना अपने ससुर जी की हालत। सरिता बहुत सुनाती है, जिसके बाद पूजा को अपनी गलती समझ आती है और वो उसके लिए माफी भी मांग लेती है। ऋतिका को हमेशा से ये आलू खाना बहुत पसंद था। ऐसे एक दिन ऋतिका रसोई में आलू की भुजिया बना रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ हेमा आती है और उससे बोलती है, अरे ऋतिका बेटा, क्या बना रही है? कुछ नहीं, मैं बस आलू की भुजिया बना रही थी। दही के साथ खाने का मन कर रहा था। बेटा, तू कितना आलू खाती है? रात को तूने आलू की तरी वाली सब्जी खाई, अब तूने आलू की भुजिया बना दी। अरे हमेशा एक ही सब्जी खाती रहेगी क्या? माँ, क्या करूँ, मुझे आलू खाना और बनाना दोनों ही बहुत पसंद है। इतनी सारी चीजें बन जाती हैं आलू से, और आप कहती हो कि एक ही सब्जी है। अरे अलग अलग तरीके से बनाओ ना, तो एक ही सब्जी हर दिन बहुत स्वाद लगेगी। इतना कहकर ऋतिका गरम गरम बनाई हुई आलू की भुजिया एक थाली में परोस लेती है और अपने कमरे में आकर खाने लगती है। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन वक्त के साथ ऋतिका को आलू के सिवा कोई और सब्जी पसंद नहीं आती। ऋतिका की शादी सुमित नाम के लड़के से हो जाती है। सुमित की माँ चंचल को भी खाने पीने का बड़ा शौक था। उसे हर दिन अलग अलग तरीके की खाने की चीजें बहुत पसंद थी। ऐसे एक दिन ऋतिका डाइनिंग टेबल पर खाना बनाकर लगा देती है, जिसे देखकर चंचल कहती है, बहू, ये सब क्या है? आलू का रायता, आलू की सब्जी, आलू के पराठे और आलू का भरता। आलू के अलावा घर में कोई सब्जी नहीं थी क्या? माँ जी, वो क्या है ना कि मुझे आलू खाना बहुत पसंद है, और मुझे आलू के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता, तो इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। बेटा, सब्जी पसंद होना एक अलग बात है, लेकिन सब कुछ आलू का बना देना ये बहुत ही गलत बात है। आज तो ठीक है, दोबारा ऐसे मत करना। इतना कहकर सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते हैं, लेकिन ऋतिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे एक दिन चंचल ऋतिका को बाजार से सब्जी लाने के लिए भेज देती है, और ऋतिका कोई सब्जी ना लेकर पूरी की पूरी आलू की बोरी ही घर पर उठा लाती है और रसोई में रख देती है, जिसे देखकर चंचल बोलती है, अरे हमने क्या आलू की सब्जी का भंडारा लगाना है? ये इतने सारे आलू किसके माथे मारने के लिए लेकर आई है तू बहू?
भंडारा लगाने के लिए नहीं लाई हूँ सब्जी, ये तो मैं बनाने के लिए लाई हूँ। और माँ जी, आप तो जानती है ना कि मुझे रोज रोज आलू की सब्जी बनाना कितना अच्छा लगता है, और खाना तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे बाजार में और कोई सब्जी पसंद ही नहीं आई, बस आलू ही थे तो मैं आलू ही ले आई। नाश हो जाए तेरा, सारे के सारे पैसे इन आलूओं में बर्बाद कर दिए। अरे तेरी शादी तो ना मेरे बेटे से नहीं बल्कि किसी आलू की खेती करने वाले से होनी चाहिए थी। सारा दिन खेत में पड़ी पड़ी आलू ही खाती रहती करमजली। इतना कहकर चंचल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सुमित गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, रितिका यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है या कुछ अलग बना लिया करो। ऑफिस जाकर टिफिन खोलता हूँ तो हमेशा मुझे आलू दिखते हैं। रोज वही सब्जी खा खा कर मेरा मुंह का ना स्वाद खराब हो चुका है। अगर तुमसे ना खाना नहीं बनाया जाता है तो मुझे साफ साफ मना कर दो, मैं बाहर से कुछ मंगवा के खा लिया करूंगा। लेकिन भगवान के लिए मुझे बख्श दो और ये की सब्जी ना बार बार मत खिलाओ। अरे अरे, तो बुराई ही क्या है आलू की सब्जी खाने में? फटाफट से बन भी जाती है और जल्दी तैयार भी हो जाती है, इसलिए मैं रोज बना देती हूँ। दोनों पति पत्नी रोज रोज बनने वाली एक ही सब्जी पर बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चंचल आ जाती है और बोलती है, जानती भी है आलू में कितना सारा फैट होता है, और अगर तुझे इतने ही आलू पसंद है ना तो कल से मेरे और मेरे बेटे के लिए तुझे सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। तू अपने लिए बना अपनी आलू की सब्जी, जितनी मर्जी खाना है खा, फिर हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। इतना कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चंचल अपने और सुमित के लिए खाना पकाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रितिका रोज की तरह अपनी एक ही सब्जी बनाना जारी रखती है। ऐसे ही चंचल की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और रितिका की ननंद कोयल अपनी माँ का पता लेने के लिए घर पर आती है और बोलती है, क्या हो गया माँ, आपकी तबीयत ये अचानक से खराब कैसे हो गई? भाभी ख्याल नहीं रखती क्या आपका? ठीक से खाना पीना नहीं देती क्या आपको? अरे बेटा क्या बताऊँ, मैं तो खुद ही बनाकर खाती हूँ और तेरे भाई को भी खिलाती हूँ। पर ऐसा क्यों माँ, भाभी आपको खाना पीना नहीं देती क्या ढंग से? खाना बनाना तो आता है बेटा, लेकिन बस आलू बनाना आता है। हर रोज एक ही सब्जी बना देती है, वही बस बनाने का तरीका अलग होता है। कभी तरी वाले आलू, कभी दही वाले आलू, कभी दम आलू, कभी आलू की भुजिया, कभी जीरा आलू, हर तरफ आलू ही आलू। तू भी आलू, मैं भी आलू, सब आलू आलू, भालू भालू। अपनी माँ की बात सुनकर कोयल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद कुछ दिनों बाद वो अपने मायके में ही रुकने का प्लान बनाती है और अपनी भाभी को एक ही सब्जी बनाने की जो आदत है उसे बदलने का निर्णय लेती है। 2 से 3 दिन में ही कोयल को अपनी भाभी के रोज रोज एक ही सब्जी बनाने के तौर तरीके समझ आ जाते हैं। ऐसी ही कोयल रितिका से बोलती है, भाभी अब से आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आपका सारा काम धंधा मैं ही कर दूंगी, आप बस आराम करना, आप बस फरमाइशें करना। दीदी, मुझे तो आलू की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर मुझे दिन में 6 बार आलू खाने को कहा जाए ना तो मैं 6 बार ही खा सकती हूँ। रोटी मिले या ना मिले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस आलू की सब्जी खाकर ही अपना पेट भर सकती हूँ। हाँ हाँ भाभी, मैं समझ गई, आप जाइए कमरे में आराम कीजिए, आपका खाना आज से मैं बनाऊंगी। कोयल की बात सुनकर रितिका खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है और कोयल रितिका को हर वक्त आलू देना शुरू करती है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक कोयल रितिका को आलू ही आलू देती है। धीरे धीरे आलू खाने की वजह से रितिका का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही उसका बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रितिका कोयल से चाय मांगती है। कोयल उबले हुए चावलों के पेस्ट में रितिका को चाय मिलाकर दे देती है, जिसे देखकर रितिका बोलती है, दीदी ये क्या है? मैंने तो आपसे 1 कप चाय मांगी थी, ये क्या है गंदा सा? भाभी आलू वाली चाय स्पेशल आपके लिए। आलू वाली चाय? पर चाय तो चाय होती है ना दीदी, आलू वाली चाय कब से हो गई? जब आपको आलू इतना ही पसंद है कि आप पूरे दिन सिर्फ आलू ही खाती हो तो आलू वाली चाय भी पियो ना। इतना कहकर कोयल चली जाती है। ऐसी एक दिन जब रितिका का मीठा खाने का मन करता है तो कोयल को हलवा बनाने के लिए बोलती है। कोयल आलू का हलवा बनाकर रितिका को दे देती है। अब रितिका कोयल से कोई भी डिमांड करती तो कोयल उससे आलू पकड़ा दिया करती, जिस बात से धीरे धीरे रितिका को आलू के नाम से ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऐसे एक दिन जब रितिका खाने की टेबल पर आलू के बने सारे आइटम देखती है तभी वो गुस्से में बोलती है, दीदी ये सब क्या है? आप कुछ और नहीं बना सकती क्या? क्यों भाभी, आपको तो रोज रोज एक ही सब्जी खाना पसंद है ना, फिर आज आप ऐसे गुस्सा क्यों दिखा रही हो? टेबल पे तो सिर्फ आप ही का पसंद का खाना रखा हुआ है ना, बाकी में किसी की पसंद का खाना तो बनाया ही नहीं है। हाँ मुझे पसंद है, लेकिन हर वक्त पसंद नहीं है। अरे मैं तुमसे पानी मांगू उसमें भी आलू, कोल्ड ड्रिंक मांगू उसमें भी आलू, हवा मांगू उसमें भी आलू। जरा देखो मेरी तरफ, मेरी क्या हालत हो गई है। आपने मुझे इतना ज्यादा आलू खिला दिया है
कि मैं आलू जैसी दिखने लग गई हूँ। ऐसा भी कोई करता है क्या भला अपनों के साथ? तो बेटा, जब तू हमारे साथ ऐसा करती थी तब हमें कैसा लगता होगा? जरा सोच कर देख, जब तू हर दिन हमें एक ही सब्जी बना बना कर देती थी तो हम लोग कैसे खाना खाते होंगे? एक एक निवाले को 1000 बार चबाते हैं हम, फिर जाकर हमारे गले से नीचे उतरा करता था। और आज तू इसी बात के लिए मेरी बेटी को सुना रही है? यार तुम्हारे कारण ना मेरे दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है तुम्हें पता है? तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम सब लोगों के साथ बैठ के खाना खा रही हो और टिफिन खोला तो टिफिन खोलते क्या निकला? आलू। दूसरे दिन खोला आलू, तीसरे दिन खोला आलू। हर दिन का यही हो गया तुम्हारा, आलू 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 आलू। अरे मेरे सारे दोस्त मुझे पता है क्या कहते हैं, भाई तू ना ऑफिस छोड़ दे और एक ठेला लगा ले, बहुत चलेगा। बहुत मजाक उड़ाते हैं वो लोग मेरा, मैं कैसे बर्दाश्त करता हूँ ना मैं ही जानता हूँ। सभी की बातें सुनकर रितिका का सर शर्म से झुक जाता है। तभी कोयल बोलती है, भाभी देखो, मैं जानती हूँ कि कुछ फल सब्जियाँ हम सबको बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे हर वक्त खाएं। आप खुद को देखो ना, अब आपको पता चला कि एक सब्जी खाने से कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए भाभी आपको सिर्फ एक ही सब्जी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि तरह तरह की सब्जी बनानी चाहिए। हर दिन मौसम के अनुसार शरीर भी बदलता है। जैसे एक ही कपड़ा हम बार बार नहीं पहन सकते, वैसे ही एक ही खाना हम बार बार नहीं खा सकते। कोयल की ये कहानी और सारी बातें रितिका को अच्छे से समझ आ जाती हैं और अगले ही दिन से रितिका अलग अलग तरीके का खाना बनाना शुरू कर देती है और साथ में खाना भी शुरू करती है। रितिका के बदलाव से सभी खुश थे। कोयल भी वापस अपने ससुराल चली जाती है। वहीं चंचल और सुमित अब हर दिन रितिका के हाथों के बने अलग अलग खाने का स्वाद लेते हैं। भीमपुर गांव में शीतल नाम की एक बुजुर्ग बुढ़िया रहा करती थी। शीतल के 2 बेटे थे, लेकिन दोनों ही बेटे काफी समय पहले शहर रहने जा चुके थे। लेकिन शीतल आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी और ऐसे ही शीतल को काफी साल बीत गए थे और शीतल अपनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर खेती बाड़ी कर अपना पेट पालती थी। अरे ओ शीतल काकी, क्या बात है, आजकल आपको सुबह सुबह मंडी जाते हुए मैं। हाँ हाँ, तू तो जानती है ना, घर के पीछे जो मैंने परवल की खेती की है वो काफी अच्छी खासी हुई है, तो वो बेच के आती हूँ मंडी। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। अच्छा, वैसे कौन सा खाद डाला है परवल में, जो परवल के पत्ते ज्यादा ही परवल पे नजर आ रहे हैं? तुझे हर चीज में घुसने की आदत है। मैंने अपने परवल के खेत में कुछ भी डाला हो, तुझे उससे क्या? अच्छा तू बता, किस काम से आई थी? अरे काकी, आप तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस पूछ रही थी। वैसे भी इस उम्र में गुस्सा चिड़चिड़ापन आम बात है। वैसे तो मुझे गुस्सा और चिड़चिड़ापन नहीं आता, लेकिन तेरी शक्ल देख लूं तो पूरा दिन खराब हो जाता है। हाँ हाँ, जा ही रही हूँ। आपको तो मुझे देखते ही इतनी दिक्कत और परेशानी होने लगती है। इतना बोलकर रज्जो शीतल के घर से चली जाती है और शीतल हमेशा रज्जो को खुद से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि सारा गांव जानता था कि रज्जो एक नंबर की लालची है। एक रोज गांव का ही रामू शीतल के घर आता है। अरे शीतल काकी, कैसी हो? सुना है परवल की खेती इस बार खूब अच्छी हुई है आपकी। अरे रामू, अच्छा वाह, तू शहर से आ गया। मुझे तो पूरे गांव वालों ने परवल की खेती को लेकर सुना सुना कर कान पका दिए हैं। अरे गांव वाले हैं ही जलनखोर। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो अब मैं ही आपके परवल को मंडी ले जाया करूँगा। सुबह मिलते हैं काकी, बस अभी अभी आया हूँ। रामू शीतल के बेटे अमित का दोस्त था और अमित के शहर जाने के बाद से रामू शीतल की देखरेख किया करता था। अब अगली सुबह शीतल उठकर अपने घर के पीछे वाले खेत से कई सारी टोकरियां परवल तोड़कर उसे बोरियों में भर देती है और 4-5 बोरी परवल को शीतल अच्छे से पैक करके देती है। जब रामू परवल लेने आता है तो रज्जो शीतल और रामू को देख रही होती है। अरे बाप रे, देखो जरा, इतने छोटे से खेत में इस बुढ़िया के कितने परवल उगा लिए हैं और बोरी भरते जा रही है, तब भी बोरियां मिल नहीं रही है परवल रखने के लिए। लेकिन एक दिन में ऐसा कैसे हुआ जब इसने कुछ किया ही नहीं है? तो रज्जो बेटा, आज परवल तू ही ले जा, सब्जी बना लियो। तुम एकदम ठीक कह रही हो रज्जो, इस बुढ़िया का कुछ तो करना ही होगा। और ये रामू शहर से आ गया है, अब ये इस बुढ़िया के आगे पीछे दुम हिलाता मिलेगा। मैं तो कहती हूँ इस बुढ़िया के परवल के खेत को बर्बाद ही कर देते हैं, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। लगता है ऐसा ही कुछ करना होगा रज्जो, वरना ये बुढ़िया
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी और रामू का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। ये रामू भी कम लालची थोड़ी है। रामू शीतल के परवल की बोरियों को कर मंडी ले जाकर बेचकर शीतल को अच्छे खासे पैसे लाकर देता है। अब ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रोजी शीतल परवल तोड़कर बोरियों में भर दिया करती है और गांव का रामू शीतल के परवल को मंडी में बेच आया करता था। अब देर रात रज्जू और जग्गू कम्बल ओढ़कर अपने मुंह को ढके हुए घर से निकलते हैं। अगर इस दवा ने काम नहीं किया तो तुम देख लेना तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगी। अरे तुम्हें याद नहीं, मुखिया जी के आलू के खेत में हमने यही कीटनाशक दवाई डाली थी और उनके खेत के आलू के सारे पौधे जलकर राख हो गए थे। ठीक है चलो जल्दी जल्दी काम पे लग जाते हैं और एक भी परवल का बेल मत छोड़ना जिस पर ये दवा छिड़की ना हो। अब दोनों पति पत्नी शीतल के घर के पीछे परवल के पेड़ पर कीटनाशक दवा छिड़ककर हंसी खुशी घर लौट कर आते हैं। अब अगली सुबह जैसे ही शीतल परवल के खेत पहुंचती है तो वे खेत का नजारा देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ये क्या, एक बेल में 10-10 परवल लटके हुए हैं? मैंने तो कल बस परवल के खेतों में पानी दिया था। चलो जो भी है अच्छा है, आज तो 4 गुना ज्यादा परवल उगाए हैं। शीतल खुद से ये कह ही रही होती है कि तभी रामू भी वहाँ आ जाता है और रामू भी परवल से लदे खेत को देखकर खुश होकर शीतल से कहता है, अरे शीतल काकी, परवल के पत्तों से ज्यादा तो यहाँ परवल नजर आ रहे हैं। क्या बात है, खेत का नजारा देखते ही बन रहा है। अरे रामू, ये सब मेहनत और कर्मों का नतीजा है। बस मेहनत करो और अच्छे कर्म करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। आप ठीक कहती हैं काकी, तभी तो मैं भी बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही रामू और शीतल परवल तोड़ने जाते हैं तो वो देखते हैं आधे से ज्यादा परवल तो खराब हो रहे हैं। ये देखकर शीतल रामू से कहती है, परवल तो अच्छे आए हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर परवल सड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ काकी, आप एकदम सही कह रही हैं। और ऐसे परवल तो मंडी में 4 आने के भाव भी नहीं बिकेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है रामू। काकी आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। इन परवल को तोड़कर छांटना तो होगा ही ना। शीतल और रामू मिलकर सारे परवल खेत से तोड़ लेते हैं। उसके बाद वे सड़े हुए परवल छांटकर अच्छे परवल को रख देते हैं। काकी ये परवल तो मंडी में बिकने से रहे, और अगर आज मैं मंडी नहीं जा पाया तो खाने पर आफत हो जाएगी। जो ही आप मुझे मंडी जाने के 200-300 रुपये देती थी वह भी नहीं आएंगे। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। बता ना, अब इस परवल का क्या करें? इतना सोच क्यों रहा है? जो तेरे मन में है वो बोल देना। मेरी पत्नी को परवल की मिठाई बनानी आती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं भी राधा की परवल मिठाई बनाने में मदद करूंगी और तू जाकर रेडी पर उस परवल मिठाई को बेच आना। गांव में लोगों के लिए स्पेशल और नई नई चीजें भी रहेंगी। रामू सभी परवल को अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रज्जू और जग्गू सोकर उठते हैं तो शीतल को सड़े हुए परवल टोकरी में इकट्ठा करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी शीतल के पास आते हैं। अरे शीतल काकी, क्या है ये? क्या हो गया? इतने सारे परवल सड़ कैसे गए? अरे काकी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। आपके इन सड़े परवल को देखकर लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। देखो तो परवल में से बदबू आ रही है। अरे जाने दे बेटा, जिस किसी ने भी किया होगा, अब आगे की किस्मत में रोना लिखा है। मेरी बद्दुआ लग गई तो 7 पुश्तों तक पीछा नहीं छोड़ेगी। हाय काकी, काहे बेचारे को बद्दुआ दे रही हो सकता है आपने उसे परवल दिया ही ना हो, या फिर उसे आप खड़ी खोटी सुनाती हो, इसलिए उसने जलन के मारे आपके साथ ऐसा किया है। तुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो करने वाले को बद्दुआ दे रही हूँ और दूंगी भी। इस उम्र में मुझ बुढ़िया को परेशान कर रहा है। रज्जू और जग्गू कुछ देर के बाद शीतल को परेशान करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन देर शाम रामू ठेले पर परवल मिठाई बेचता है। जग्गू और रज्जू को दिखता है। अरे रज्जो भाभी,
परवल मिठाई ले लो, एकदम ताजा है और स्वादिष्ट भी। अच्छा, तो अब तू और शीतल काकी मिलकर परवल मिठाई बेचने लगे हो? क्या बात है, लगता है परवल से करोड़पति बनकर ही मानेगी ये बुढ़िया। क्यों, अगर शीतल काकी करोड़पति बन गई तो आपके घर के सामने उनका महल आपसे देखा नहीं जाएगा। चलो चलो, अभी रास्ता छोड़ो और मुझे काम धंधा करने दो। रज्जू और जग्गू तो इस बात से खुश थे कि उन्होंने शीतल की फसल को तबाह कर दी, लेकिन शीतल और रामू तो यहाँ अपना दिमाग चलाकर दूसरा बिजनेस बना चुके थे और हर दिन वह दोनों परवल की मिठाई बनाकर गांव-गांव बेचते रहे थे, जिससे उन्हें मंडी में सब्जी बेचने से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। अगर तू ना होता तो मैं भी हिम्मत ही हार चुकी थी। ना जाने किस अभागे को मुझ बुढ़िया के परवल की खेती से दुश्मनी थी, जो वो मेरे परवल पर कीटनाशक दवाई डाल गया। लेकिन जो भी है अच्छे के लिए हुआ है। आप बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ना वह कीटनाशक दवा परवल पर वो डालकर जाता और ना ही हम परवल मिठाई बना पाते। वैसे काकी, अपनी परवल मिठाई अब फेमस होती जा रही है। जहाँ एक तरफ शीतल को रज्जू बर्बाद करने की सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ शीतल और रामू मिलकर परवल मिठाई बेचकर गांव में फेमस होते जा रहे थे। रजनी बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। वो अपने पति पुनीत के साथ दिल्ली में रहती थी और जॉब करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन रजनी ऑफिस से घर आती है और थककर सोफे पर बैठी होती है। तभी पुनीत भी ऑफिस से आता है और उसके पास बैठ जाता है। क्या हुआ जान, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे बताओ। आपको बताने का फायदा भी क्या है, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पहले ये तो बताओ, हुआ क्या है? आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ है कि तुमने कहा और मैंने मना कर दिया? जल्दी बताओ, क्या बात है? बीबी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। मुझ में काम करने की हिम्मत ही नहीं है। मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? आज भी तुम घर में खाना नहीं बनाओगी? बीबी चलो ना, कहीं बाहर खा कर आते हैं, क्योंकि अगर मैंने घर में खाना बनाया तो फिर मुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम कहीं बाहर खा ले, फिर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रजनी यार, तुम्हारा ये रोज का हो गया है। अरे बाहर का कितना हम अफोर्ड करेंगे? अरे बॉडी को नुकसान करती है। प्लीज यार मान जाओ ना, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। आज चलते हैं ना, आगे से नहीं जाएंगे। ओके ओके ठीक है, बट हम रोज नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, इसलिए लेके जा रहा हूँ, वरना नहीं ले जाता। जी मैं समझ गई आपकी बात। अब जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं बाहर खाना खाने। बाहर जाके खाने के नाम पे मैडम के चेहरे पे इतनी खुशी। अरे खुशी क्यों नहीं होगी, अब मुझे कोई काम थोड़ी ना करना पड़ेगा। रजनी और पुनीत अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों की लाइफ मजे से कट रही थी। तभी एक दिन सुबह सुबह दोनों के दरवाजे की डोरबेल बजती है और रजनी दरवाजा खोलती है तो सामने आशा और लता नाम की दो बुढ़िया खड़ी होती है। आप लोग कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम आशा है और ये मेरी सास लता है। ये पुनीत का ही घर है ना? हाँ जी, ये पुनीत जी का ही घर है, लेकिन आप लोग हो कौन और क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? देखो मेरी छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और पुनीत के घर में तुम क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है, मैं पुनीत की वाइफ हूँ और ये मेरा घर है। अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? क्या पुनीत ने शादी कर ली? हाँ कर ली, और वो भी आज नहीं, बल्कि उन्हें शादी किए हुए पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन आप इतना क्यों हैरान हो रही हो? आप तो पुनीत की शादी की बात सुनकर ऐसे आंखें बड़ी कर रही हो जैसे वो आपका बेटा हो। हाँ वो मेरा बेटा है, तभी तो मैं अपनी आंखें बड़ी कर रही हूँ। उसे तो मैं बताती हूँ अभी। आशा इतना कहकर रजनी को धक्का मार के घर के अंदर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पुनीत कहाँ है तू? अरे नालायक, जरा मेरे सामने तो आ। देखिए, आप ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकती हो। आप क्या सोचती हो कि आप झूठ बोलोगी आप पुनीत की माँ है और मैं मान लूंगी? क्योंकि पुनीत की कोई माँ नहीं है। ए लड़की, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अगर पुनीत की माँ नहीं है तो क्या ऊपर से टपका है ये? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपने बेटे से बात कर लूं। हाँ बहू, जा तू उसे पूरे घर में ढूंढ ले, मैं इसको पकड़ के रखती हूँ। लता इतना कहकर रजनी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती सोफे पर बैठा देती है और आशा पुनीत को पूरे घर में ढूंढने लगती है। आशा पुनीत को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है और अपने बेटे को सोता हुआ देखकर उसके ऊपर टेबल पर रखा जग का सारा पानी उड़ेल देती है। पुनीत गुस्से में उठता है और अपनी माँ को सामने देखकर डर जाता है। माँ मम्मा, माँ आप यहाँ कैसे? आपने आने से पहले बताया भी नहीं। नहीं बताया तो अच्छा हुआ,
कम से कम इसी बहाने तेरा सच तो मेरे सामने आया। मैंने तो बस तुझे ये नहीं बताया कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन तूने तो यहाँ एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ अपना घर बसा लिया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। माँ, मैं तो आपको सब कुछ आके बताने वाला था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। कई बार सोचा आपको बता दूं, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं आप मुझे मारो या पीटो ना। मैं क्या करूँगी ये तो मैं तुझे अभी बताती हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आशा इतना कहकर कमरे में रखा डंडा उठाकर पुनीत को मारने चलती है। तब तक पुनीत बिस्तर से उठकर हॉल में भाग जाता है और आशा भी डंडा लेकर उसके पीछे भागती है। तभी पुनीत आशा के पैर पकड़कर बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो माँ, माँ गलती हो गई, माँ गलती होगी, माफ कर दो। लेकिन माँ, मेरी मजबूरी को थोड़ा समझो आप भी। मैंने ये बात छुपाई, लेकिन क्यों छुपाई ये तो समझो। पुनीत, अगर ये तुम्हारी माँ है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पापा को पता चलता कि मेरी माँ है तो उनसे मिलने की जिद करते और मुझे मिलाना पड़ता। और तुम्हारा रहन सहन और कपड़े लत्ते देखकर मेरी माँ तो शादी के लिए कभी नहीं मानती और हमारी शादी भी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था ना। वाह बेटा वाह, लड़की का प्यार सब कुछ हो गया, लेकिन माँ का प्यार, उसकी इच्छा कुछ भी नहीं। तूने तो साबित कर दिया कि तू इससे बहुत प्यार करता है और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब इस लड़की को भी साबित करना पड़ेगा कि ये तुझसे उतना ही प्यार करती है। आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं हर एक चीज करूंगी जिससे आपको साबित हो जाए कि मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम दोनों को हमारे घर में और हमारे दिल में कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। मैं जानती हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें हमारा दिल जीतना होगा और एक बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाना होगा। जरा हमें भी तो पता चले कि तुम हमारी बहू बनने लायक हो भी या नहीं। ये सुनकर रजनी और पुनीत दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। दिन बीतते हैं और रजनी अपनी दोनों सास की सेवा पानी करने में लग जाती है। एक दिन सुबह के समय वो अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है, लेकिन उसे साड़ी बांधना नहीं आता था, इसलिए उसे साड़ी नहीं बनती। तभी वो गुस्से में पुनीत से बोलती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं फंसती। यार अब मैं क्या करता, उस टाइम जो ठीक लगा मैंने वही किया। लेकिन मेरे लिए तो मुसीबत बन गया ना। कहाँ मैं अकेले अपनी लाइफ जी रही थी, कहाँ एक नहीं दो तो सास आ गई मेरे सामने, मेरे सर पर तांडव करने के लिए। यार बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद माँ और दादी दोनों चली जाएंगी। लेकिन जब तक है ना, तुम संभालो सब कुछ, वरना हमसे हमारा घर भी छीन जाएगा और उसके बाद हमें गांव में रहना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ गाय के गोबर उठाने पड़ेंगे। सोचो कितना गंदा लगेगा। नहीं यार, ऐसा मत बोलो। मैं गांव में नहीं रह सकती हूँ, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी दोनों सासू का दिल जीत कर ही रहूंगी और उनकी नजरों में एक अच्छी बहू बनकर ही दिखाऊंगी, देख लेना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ओह सॉरी, मतलब औरतों वाली बात, मतलब समझदारी वाली बात। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, रसोई में जाओ और खाना बना के सबके लिए लेकर आओ। अच्छा, मैं रसोई में जाकर उनके लिए खाना बनाऊं और तुम यहाँ आराम से सो। क्या बात है बेबी, तुम तो माँ को जानती हो ना, अगर मैंने तुम्हारी मदद की ना तो वो पता क्या कहेंगी, देखो अपने पति से काम करवा रही है, किसी लायक नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये ऐसा बोलेंगी यार। इसलिए कह रहा हूँ तुम संभाल लो यार। ठीक है, अब तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मैं कर लूंगी मुझे जो करना होगा। रजनी इतना कहकर जैसे तैसे साड़ी लपेटकर मंदिर में जाती है और पूजा करके रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद आशा और लता नाश्ता करने के लिए आती है और रजनी को आवाज देती है, बहू नाश्ता बन गया क्या? जी माँ जी, लाती हूँ। खाना तो बहुत अच्छा बनाया बहू तूने, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, खाना तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मुझे पसंद है। इसका मतलब खाने में तो निपुण है और साफ सफाई भी कर ही लेती है, मंदिर में दिया भी जला ही रही है। इसका मतलब तू पूजा पाठ भी जानती है। कुल मिलाकर तू संस्कारी बहू होने के सारे लक्षण है तेरे अंदर। हाँ बहू, तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे थे। तुझे ये जानकर खुशी होगी कि हमने तुझे पसंद कर लिया है और तूने हमारा दिल भी जीत लिया है। ये सुनकर रजनी की जान में जान आ जाती है और उसकी दोनों सास उसे अपनी बहू स्वीकार करके उसे ढेर सारा प्यार और नेक देती हैं और जैसे आई होती हैं वैसे ही कुछ दिन बाद चली भी जाती हैं और रजनी को उसका घर वापस से मिल जाता है। सुमन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था,
लेकिन किसी कारण उसके घर वालों ने उसकी शादी एक गरीब घर में राघव नाम के लड़के से कर दी। शादी के बाद भी सुमन को पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। राघव एक दफ्तर में काम करता था। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है और सुमन को भी काम करने की जरूरत पड़ गई थी। वो एक घर में काम करने के लिए जाती है जहाँ की मालकिन उससे कहती है, ये बताओ कि तुमने पहले कहीं पर काम किया है या यहाँ पर पहली बार कर रही हो? हाँ मैडम, हमें सब आता है। अपने घर में तो हम झट से काम पट से आराम किया करते थे। आपको कभी भी किसी भी काम को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जुबान तो बहुत चलाती हो, इसी तरह हाथ पैर भी चला लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कल से आ जाना काम पर, 10,000 महीना पगार होगी और मुझे काम अच्छे से चाहिए। छुट्टी मत करना, कोई बहाना मत करना। जी मैडम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। इतना कहकर अब सुमन वहाँ से चली जाती है। शाम के समय वो अपने हस्बैंड से कहती है, सुनिए जी, आज मैं काम देखने गई थी। जहाँ काम देखने गई थी ना, वहाँ की मालकिन थोड़ी खड़ूस लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो मेरा काम देखेगी तो खड़ूस नहीं रहेगी। पैसे भी सही नहीं दे रही, 10,000 महीना। अब आप भी काम करना और मैं भी काम करूँगी। अब हम घर आराम से चला पाएंगे। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अब तुम काम करोगी, वो भी दूसरों के घर में, नौकरों का काम? नहीं 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 नहीं, तुम ये काम नहीं करोगी। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार लड़की हो, तुम्हें ये काम करना शोभा नहीं देगा। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में पति पत्नी मिलकर काम करते हैं तभी घर चलता है। तो क्या हुआ अगर मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब भला मुझे कौन सा सरकारी नौकरी मिलने वाली है? भगवान ने चाहा तो तुम्हें भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी कभी ना कभी, लेकिन तुम यह काम मत करो। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मैं भी तुम्हारे साथ घर संभालना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर अब दोनों खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह सुमन काम पर चली जाती है, जहाँ वो पूरा काम करती है और फिर सफाई करने वो मालकिन के बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी बहुत सारी किताबें रखी थी। किताबों को देखकर सुमन कहती है, ये क्या, यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, ये तो देखी हुई लग रही हैं। सुमन उन किताबों को देखकर उन्हें पढ़ने लगती है। इतनी ही देर में वहाँ पर मालकिन का बेटा नितिन आ जाता है और सुमन को देखकर कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे छोटे मालिक, आप माफ करना, मैंने आपकी किताबों को हाथ लगाया। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? छोटे मालिक, वो बस मैं आपकी कुछ किताबें साफ कर रही थी और कुछ नहीं। मैं आज ही यहाँ आई हूँ काम करने के लिए। क्या तुम्हें पढ़ना आता है? ज्यादा नहीं, बस 12वीं क्लास तक ही पढ़ी हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ ये सब काम क्यों कर रही हो? आगे पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? हम गरीबों के नसीब में नहीं है ये सब मालिक। हम तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। और अब हमारी कहाँ है उम्र पढ़ने वाली? अरे ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। तुम अब भी पढ़ सकती हो, पता है तुम्हें? दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर मालकिन आ जाती है और दोनों को देखकर कहती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? और तुम सुमन, तुम यहाँ काम करने आई हो या बातें करने? कहा था ना चुपचाप काम करना। माफ कीजिए मालकिन, मैं भी करती हूँ सारा काम। इतना कहकर अब सुमन वहाँ से चली जाती है। यूं ही कुछ दिनों तक सुमन काम करके अपना घर चलाती है। अगली सुबह सुमन के घर उसकी सास विमला आती है और कहती है, अरे बहू, मैंने सुना है कि तू अब दूसरों के घरों में काम करने जाती है। ये सब शोभा नहीं देता तुझे। माँ जी, वो घर में कुछ दिक्कत आ गई थी और सिर्फ आपके बेटे के पैसे के खर्चे से घर नहीं चल पा रहा था, इसलिए मुझे भी काम करना पड़ा। और काम करने में कौन सी बुराई है? 2-4 पैसे घर आएंगे तो मजा ही आएगा। अरे मैं मना नहीं कर रही हूँ तुझे काम करने के लिए, लेकिन तुझे पता है मेरी पड़ोस में जो सुनीता रहती है ना, उसकी बहू रीमा है ना, उसकी सरकारी नौकरी लगी है। अगर कुछ करना ही है तो अच्छा ही करो, जिससे कि हमारा नाम भी हो। नौकरों की तरह काम करने में क्या फायदा, बदनामी ही होगी। लोग कहेंगे फलाने की बहू दूसरों के घर में काम करने जाती है, झाड़ू पोछा करती है। माँ जी, अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी नहीं कराई होती और आप मुझे आगे बढ़ने देती तो शायद आज मेरी भी सरकारी नौकरी होती। अगर तुझे पढ़ा भी देते तो कौन सा तू कुछ कर लेती? करना तो तुझे झाड़ू पोछा ही है। हमारी किस्मत में कहाँ ऐसी बहू जो सरकारी नौकरी करती हो। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर अब सुमन चुपचाप अपने काम पर चली जाती है।
जहाँ पर वो फिर से मालकिन के बेटे के कमरे में सफाई करने जाती है, जहाँ वो देखती है कि नितिन अपने कमरे में सारी किताबें बांध कर रख रहा था। ये देखकर सुमन कहती है, अरे छोटे मालिक, आप ये सब क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं इन सारी किताबों को? अरे अब क्या बताऊं आपको, मैंने कलेक्टर का एग्जाम दिया था लेकिन उसमें पास नहीं हो पाया, इसलिए इन किताबों को फेंक रहा हूँ। क्या फायदा इन किताबों का जब मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ। अरे आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? आपको एक बार और कोशिश करनी चाहिए, क्या पता आप पास हो जाओ इस बार। लेकिन मैं करूँ क्या, मुझसे अकेले पढ़ाई होती ही नहीं है। बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ। आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, आप क्यों नहीं ट्राई करती पढ़ने का? हम दोनों साथ पढ़ लेंगे, क्या पता इस बार मेरा लक काम कर जाए या फिर आपका ही नाम आ जाए सरकारी नौकरी के लिए। छोटे मालिक, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं तो आप जितनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैंने तो बस 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर रखी है। तो क्या हुआ, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या जा रहा है ट्राई करने में। लेकिन मैडम जी को पता चला कि मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं माँ को संभाल लूंगा। बस आप इन किताबों को पढ़िए, मुझे यकीन है कि आपकी नौकरी पक्का लगेगी। ठीक है छोटे मालिक, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। इतना कहकर अब सुमन उन किताबों को अपने साथ ले जाती है और जब वो उन सब किताबों को देखकर उसकी सास विमला उससे कहती है, बहू ये सब क्या है? इतनी सारी किताबें कहाँ से ले आई? अब फिर से स्कूल जाने वाली है क्या तू? नहीं माँ जी, मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली हूँ। वो जहाँ मैं काम करती हूँ ना, उन मालिक के बेटे ने मुझे ये सब किताबें दी है पढ़ने के लिए और उन्होंने कहा कि मैं सरकारी नौकरी हासिल कर सकती हूँ। अरे वाह, पहले नौकरानी बनी, अब सरकारी नौकरानी बनेगी। अपना ये सपना रहने दे, छोड़ दे, ये पूरा नहीं होगा। माँ जी आप देखना, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। इतना कहकर अब सुमन उन किताबों को अपने कमरे में रख देती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिन में सुमन मालकिन के घर में काम किया करती और रात में पढ़ाई। और फिर कुछ समय बाद सुमन के एग्जाम की डेट भी आ जाती है और नितिन सुमन से कहता है, सुनिए, आप इतने दिनों से पढ़ाई कर रही हैं, अब एग्जाम की डेट भी सामने आ गई है, तो अब आप तैयार रहना एग्जाम के लिए। छोटे मालिक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अरे दीदी, आप इतना मत सोचो, बस जाकर तैयारी करो और सब ठीक होगा। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और अब सुमन एग्जाम देने जाती है। एग्जाम के कुछ समय बाद अब उसका रिजल्ट आता है तो नितिन सुमन को बताता है कि सुमन एग्जाम में पास हो गई है और उसे सरकारी नौकरी मिल गई है। ये जानकर सब हैरान थे और उन दोनों को बात करते हुए देखकर मालकिन कहती है, क्या कर रही हो तुम? आजकल बहुत बातें करने लगी हो, काम से निकाल दूंगी मैं तुम्हें। मालकिन आप क्या निकालेंगी, मैं खुद ये जॉब छोड़ रही हूँ, अब मुझे सरकारी नौकरी मिल गई